The next topic is today's fiscal and monetary policies, and again we will discuss MCQs about this topic. Short brief background about this topic is that classical economists believe, we study classical theory, then we study Keynes theory. Keynes के अंदर हमने काफ़ी उसमें मल्टीप्लायर पढ़े, फिर उसमें हमने इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा, फिर उसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पढ़ा. तो डिफरेंट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड. तो बेसिकली जो थोड़ा सा इसका इंट्रो है वो ये है कि क्लासिकल इकोनॉमीज बिलीव इन द फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. आपने पढ़ा उसमें वो क्लासिकल इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में मतलब उसमें मुदाखलत करे. बट आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन in 1930, J.M. Keynes emphasized the role of state intervention in the economy for economic stabilization. Keynes ने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, फिर इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है. अदरवाइज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मतलब इस किस्म के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कंट्री को फेस करने पड़ेंगे. तो जनरली टू मेन पॉलिसीज आर अडॉप्टेड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. ये टू पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे इनके MCQs की फॉर्म में. फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद A and B are the right options, गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. इसमें हम रेवेन्यूज भी डिस्कस करते हैं, एक्सपेंडिचर भी डिस्कस करते हैं. वी कैन डिफाइन फिजिकल पॉलिसी एज बोथ A and B are the right option, मतलब इसको किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है. फिजिकल पॉलिसी इज अटैच्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, type and procedure to be followed in making revenues and government expenditure. And second definition जिसमें से भी हम इसको define कर सकते हैं. The fiscal policy is concerned with all those arrangements which are adopted by government to collect the revenue and make the expenditure so that economic stability could be attained without inflation and deflation. मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके विदाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है जी, बोथ A and B are the right option. अकॉर्डिंग टू WMV, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, फिजिकल पॉलिसी कंसिडर्स, मतलब उसने डेफिनेशन इस तरह दी कि उसने कहा कि इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं. इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक डेट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट. ऑल ऑफ द अबव टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन फिजिकल पॉलिसी. तो उसमें टैक्सेस किस तरह लगाएगी गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर किस तरह करेगी, लोगों को डेट किस तरह मिलेगा, और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट. ऑल दी ऑप्शन आर द राइट वन. ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, अब हम उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं. ये कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के. इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द राइट वन, एंड वो जो ऑल ऑफ द अबव है वो मेरा यहाँ पे मिसिंग है. तो इसमें सारी ऑब्जेक्टिव्स के राइट हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, इन्फ्लुएंसिंग द कंजम्पशन पैटर्न and to raise the level of employment, redistribution of income, economic development, and removal of deficit in balance of payment. BOP stand for balance of payment. और उसके जो उसमें जो डेफिसिट आता है फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको रिमूव किया जाए. एंड व्हाट इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? इफ अ कंट्रीज फॉरेन पेमेंट एक्सीड्स इट्स फॉरेन रिसीट्स, देन देयर इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर फॉरेन मतलब एक कंट्री की जो इम्पोर्ट्स हैं वो उसकी एक्सपोर्ट से इंक्रीज़ कर रही है, मतलब उसको बाहर ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू जो कि उसको पेमेंट मिल रही है, तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाएगा. तो इसमें मतलब ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल पॉलिसी के जो गिवन है. और अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग डिप्रेशन, मतलब किस तरह फिजिकल पॉलिसी रोल प्ले करती है. अगर डिप्रेशन है जी मुल्क में, अगर कंजम्पशन कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल लो है, नेशनल इनकम लो हो रही है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, मैनेज कर सकती है. सबसे पहले ये जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने इंक्रीज़ कर देगी. टैक्सेस आर डिक्रीज, वो टैक्स डिक्रीज़ कर देगी और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी लोगों को ताकि उनका एक मोरल को हाई किया जा सके. इससे क्या होगा जी, इंक्रीज़ इन इनकम होगा, इंक्रीज़ इन प्राइसेस आए, मतलब इकोनॉमी में स्टेबल आए, प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी. मतलब जब लोगों को पता होगा कि हाँ गवर्नमेंट उन पर खर्च कर रही है, उनकी टैक्सेस उनको कम पे करने पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दे रही है, तो ये सारी से उसके इफेक्ट होंगे. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो जाएगा. एंड ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर विल, तो प्रोसीजर को जब फॉलो किया जाएगा तो डिप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड. तो एक ब्रीफ सा इसका सिनेरियो दिया गया है कि डिप्रेशन में फिजिकल पॉलिसी कैसे रोल प्ले करती है.
अच्छा जी, अब पहले हमने डिप्रेशन में पढ़ी, अब बूम में पढ़ते हैं। बूम इज़ बेसिकली प्रोस्पेरिटी, जब इन्फ्लेशन होता है तो उसमें क्या गवर्नमेंट किस तरह करेगी जी, और टाइट फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी। टाइट फिस्कल पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर डिक्रीज, गवर्नमेंट लोगों पे पैसे खर्च करना ख़त्म कर देगी, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगी, सब्सिडीज़ को वापस ले लेगी। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब यही है जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब इकोनॉमी ज़्यादा रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर जा रही है, तो फिर उससे क्या होगा जी, इस टाइट पॉलिसी से नेशनल इनकम डिक्रीज़ कर जाएगी, प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी और लोग को इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, आउटपुट कम हो जाएगी और बूम कैन बी कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन फिस्कल सेल्फ ऑपरेटरी डिवाइसेस व्हिच ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड दीज डिवाइसेस आर नोन एज ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर्स। ठीक है जी, सेल्फ ऑपरेटरी जो लफ्ज़ है उससे आप अंदाज़ा करेंगे फिर ऑटोमेटिक आएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट वन। फिस्कल स्टेबलाइजर वर्ड तो उसमें है लेकिन सेल्फ ऑपरेटरी को वो डिफाइन नहीं कर रहा, उसके लिए उसको डिफाइन कर रहा है ऑटोमेटिक, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर्स, बेसिकली होते कौन से हैं, और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन राइट वन। डी इसमें राइट ऑप्शन है कि इसमें जो ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर जो कि यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, वो है जी प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज। हाउ द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन डील्स विद डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में ये किस तरह ये जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम करता है कि वो क्या करता है जी, टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर देता है, टैक्सेशन सिस्टम है ना, तो टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर देगा डिफ्लेशन को रिमूव करने के लिए। पीछे मैंने मतलब जो एक थोड़ा सा सिनेरियो जिसमें ये टैक्स रेट को डिक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जो लोग ज़्यादा उसमें कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ओवरऑल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डिफ्लेशन को रिमूव करने के लिए। और द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन डील विद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या करेगी कि टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर जाएगी। सारा हो गया प्रोसेस आगे से। टू डील विद इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करती है इन्फ्लेशन में, गवर्नमेंट मेक्स हैवी डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरीज, मतलब वही बात है कि वो जो पहले सब्सिडी देती है डिफ्लेशन में, तो इन्फ्लेशन में वो वेजेस एंड सैलरीज को कम कर देगी। हाउ द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी इज यूज टू डील विद डिप्रेशन, डिप्रेशन को डील करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइस किस तरह यूज़ करती है गवर्नमेंट। बी इज द राइट ऑप्शन, गवर्नमेंट परचेजेज एग्रीकल्चर गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, अगर डिप्रेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट ही वो एग्रीकल्चर गुड्स को एक हाई प्राइस पे ख़रीद लेती है, रीजनेबल प्राइस पे, कि वो जो एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करें उनको एक प्रॉफिट हो जाए। हाउ कैन वी डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, monetary policy will define all of the options are the right one, but it is a policy which is adopted by the central bank of the country to control the supply of money. इसमें गवर्नमेंट इन बेसिकली इन्वॉल्व इतनी नहीं होती, इसमें सेंट्रल बैंक बेसिकली गवर्नमेंट डील करती है, लेकिन इसमें बैंक्स का रोला पड़ जाता है आगे से। सेंट्रल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक आगे से कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, बी ऑल दोज मेथड्स विच आर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, इस तरह इसको डिफाइन किया जा सकता है। C, it is the policy of central bank to control the supply of money with the aim of achieving macroeconomic stability. So all of the options are the correct one. What are the instruments of monetary policy? Monetary policy के instrument कौन से हैं जी? Quantitative methods and qualitative method. A and B is right option. एंड अगर हम दोनों को कंपेयर करें फिजिकल और मॉनेटरी को, तो बेसिकली इनके इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क है आपकी मैंने गिवन है, मतलब लिख दिया सारा, इसको पढ़ लें। फिजिकल में बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं, मॉनेटरी में ये आती हैं। Those methods of monetary policy which physically affect the amount of credit creation in the economy are known as the quantitative method। मतलब इसमें जो क्रेडिट के क्रिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करके बेसिकली उसके अमाउंट को मतलब क्वांटिटी, तो उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड कहेंगे। ये जो ए एंड बी ऑप्शन है ना, ये बेसिकली हैं फिजिकल पॉलिसी के, दे आर नॉट लिंक विद मॉनेटरी पॉलिसी। जो डी है वो क्वालिटी, वो है तो मॉनेटरी का मेथड, लेकिन वो क्वालिटी मतलब इसमें जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्वालिटी नहीं है, दैट इज बेसिकली क्वांटिटी। सो ओनली सी इज द राइट ऑप्शन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कंसिडर्ड एज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन आर द राइट वन। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं क्वांटिटेटिव जो कि मतलब सेंट्रल बैंक यूज़ करता है टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ये देख लें, इनके नाम पढ़ लें हम। चेंजेस इन बैंक रेट्स, सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सी इज चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रेशो, चेंजेस इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट सीलिंग एंड rationing of the credits. All of the options are the right ones. All of these are the quantitative methods of monetary policy.
The 16th question is the rate at which the central bank gives loans to commercial bank is known as इसमें सी ऑप्शन इज राइट वन दैट बोथ ए एंड बी दैट इज बैंक रेट एंड री डिस्काउंट रेट। इसको मतलब सेंट्रल बैंक लोन्स देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उस रेट को हम बैंक रेट भी कह सकते हैं और री डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ द राइट, मतलब इसमें क्या है जी। हाँ जी, इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है कि वो इन्फ्लेशन को किस तरह रिमूव करता है। पहला स्टेप तो ये होता है जी, सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन में वो क्या करता है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कमर्शियल बैंक भी आगे से इंक्रीज कर देंगे। कमर्शियल बैंक बेसिकली लोगों को आगे से लोन देता है, उससे क्या होगा जी, लोन्स विल डिक्रीज, लोन डिक्रीज हो जाएंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे। फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आउटपुट विल फॉल, लोग लोन्स कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्राइसेस विल फॉल एंड इन दिस वे इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। मतलब ये सेंट्रल बैंक का रोल होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। थ्रू द ब्रीफ स्लाइड में दिया है, फिर और भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर आपको एक थोड़ा सा व्यू देने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये चीज़ इसमें ऐड की। अच्छा जी, अब ये रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रिमूव डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में उसको उल्ट हिसाब हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स विल आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड उससे आगे जो लोन होंगे वो फिर इंक्रीज कर देंगे, लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट आउटपुट विल राइज, प्राइसेस विल आल्सो राइज एंड इन दिस वे इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। The next question is central bank sells or purchases government securities under which techniques? A is the right option, इस टेक्निक को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक, इसमें बी एंड सी आर द राइट ऑप्शंस। सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, बोथ आर द राइट ऑप्शन। हमने पिछले पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और बी भी होगा कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। इन केस ऑफ डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक, ए इज द राइट ऑप्शन दैट परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 21st question is each commercial bank has to keep a certain ratio of its deposit with central bank and this is known as reserve ratio। मतलब जब हम रिजर्व की बात करेंगे कि इसको एक सर्टन रेशियो ऑफ इट्स डिपॉजिट एक रिजर्व फॉर्म में रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, तो उसको हम कहते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक का क्या करता है, एक सर्टन रेशियो अपनी जो डिपॉजिट की है वो सेंट्रल बैंक में रखता है एक रिजर्व की फॉर्म में, उसको उस रेशियो का हम रिजर्व रेशियो कहते हैं। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द रिजर्व रेशियो, मतलब सेंट्रल बैंक कहेगा जी कमर्शियल बैंक से कि आप रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दें। जब वो रिजर्व रेशियो को जो कमर्शियल बैंक इंक्रीज करेंगे तो उनके पास जो पैसे हैं लोगों को लोन देने के लिए वो कम बच जाएंगे। रिजर्व रेशियो को तो मतलब ये है ना कि उन्होंने एक साइड पे रख दिए पैसे, एक रिजर्व रख दिए। अगर रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक कह सकता है जी आप इस रेशियो को इंक्रीज कर दें, तो फिर वो जो लोगों को लोन्स कम देंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। जो मैंने मेंशन किया कि बाय इंक्रीजिंग द रिजर्व रेशियो लैंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल फॉल एंड सप्लाई ऑफ मनी विल डिक्रीज, मतलब ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए। 23rd क्वेश्चन, टू कंट्रोल डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक उससे ऑपोजिट है, वो डिफ्लेशन के लिए वो रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देगा एंड बाय डिक्रीजिंग द रिजर्व रेशियो लैंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक विल राइज एंड सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज एंड इन दिस वे डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। 24th question, the directions issued by the central bank about the advancement of loans to commercial banks up to a certain limit is known as credit ceiling and rationing of credit। इसमें दोनों ऑप्शन, इन दोनों इस प्रोसेस को दोनों के नाम दिए जा सकते हैं, ये क्रेडिट सीलिंग भी कह सकते हैं और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हमने क्वांटिटेटिव पढ़े हैं, अब क्वालिटेटिव कौन से हैं, इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन आर द राइट वन। A is moral suasion and suasion हम इसको नहीं कहते हैं। B is consumer credit control and C direct action and publicity। All of the options are the qualitative methods of monetary policy। Suasion, I see what I। अच्छा, a moral request by central bank to commercial banks that loans should not be given for unproductive fields is known as moral suasion। मतलब ये बेसिकली ये मॉरली इसको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक से कि वो अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को लोन्स मत दें।
If the central bank issue directions to commercial banks that loans should not be advanced for consumption purposes, it is known as consumers credit control. मतलब वो एक सेंट्रल बैंक एक डायरेक्शन दे देती है कि आपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लोन्स नहीं देना है इतना, तो उस प्रोसेस को या उस डायरेक्शन को हम कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, जो कि कंज्यूमर से लिंक करती है, कंजम्पशन पर्पसेस से लिंक करती है. If the commercial bank don't follow the instruction of the central bank, then it will not advance the loans to commercial bank. Then it is known as direct action. कि अगर वो मतलब ये सेंट्रल बैंक उनको अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती और वो लोन मतलब सेंट्रल बैंक लोन उसको एडवांस नहीं करता कमर्शियल बैंक को, तो ये उसका कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट एक डायरेक्ट एक्शन होता है. ए इज द option. If the activities of the commercial banks are unhealthy for the whole economy, the central bank can blacklist such banks, and it is known as publicity. publicly वो blacklist हो जाते हैं अगर वो overall they are creating unhealthy effect on the economy. Which of the following are objectives of the monetary policy? Monetary policy, all of the options are right one. मतलब monetary policy सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के थ्रू मतलब क्या उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके, मतलब वो प्राइस स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोर ऑफ डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. These are the objectives of monetary policy. So give your feedback in the comment section below, and if you like my video you can share it.